रजनी। It's okay, ma'am. Good evening, ma'am. गुड It's इवनिंग। okay. You're audible. ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, ग्रेट। तो लास्ट लेक्चर में हमने नॉर्मलाइजेशन के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, फोर एनएफ, फाइव एनएफ। और हर नॉर्मलाइजेशन में वी वर टॉकिंग अबाउट द प्राइम एट्रीब्यूट्स एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो हमें प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है कैसे पता लगेगा? उसके लिए हमें पता होनी चाहिए कैंडिडेट कीज, क्योंकि हमें पता है कि प्राइम एट्रीब्यूट तो कैंडिडेट की के पार्ट होते हैं। तो पेपर में कई बार कैंडिडेट की आपको दी होती है और कई बार नहीं दी होती। मैक्सिमम केसेस में कैंडिडेट कीज आर नॉट प्रोवाइडेड टू यू। तो आपको केवल एफडीज दी होती है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज, और उन फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेस पर आपको बताना पड़ता है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में है। तो सबसे पहले एफडीज को लेकर आपको कैंडिडेट कीज निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद ही आप फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो कैंडिडेट कीज निकालने के लिए आपको आना चाहिए निकालना क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट। जब आप क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट निकालना सीख जाएंगे तो आपको कैंडिडेट की निकालना भी आ जाएगा। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल लेके करेंगे। मेरे पास एक रिलेशन है आर, इसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, और जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें गिवन है वो है ए यूनिकली डिटरमाइनिंग बी, ए सी यूनिकली डिटरमाइंड डी एंड बी यूनिकली डिटरमाइंड ई। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी है। अब हमें एट्रीब्यूट क्लोजर निकालना है। मान लिया आपसे पूछा कि व्हाट इज द क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट ए। ये क्वेश्चन पेपर में भी डायरेक्ट भी आ सकता है। व्हाट इज द क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट ए, उसको ऐसे लिखते हैं हम, ऊपर प्लस, यानी कि हम निकाल रहे हैं क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट ए। जिस भी एट्रीब्यूट का आपको क्लोजर निकालना है, सबसे पहले उस एट्रीब्यूट को आप लिख लें ब्रैकेट के अंदर ए। अब अगर ए ब्रैकेट में है और वो लेफ्ट साइड में है तो उसका राइट पार्ट भी आप लिख लें। लेफ्ट साइड में ए है, वो ब्रैकेट में भी है, तो बी लिख लें। अब यहाँ पे जाए, ए सी, क्या ए सी है? अगर ये ए और सी है तो दोनों होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं, ए तो है सी नहीं है, तो वी विल लीव दैट एफ डी, विल गो हेयर बी। क्या बी है? यस, तो हम ऐड करेंगे ई। अब हो सकता है कि कुछ बाद में ऐड हुआ हो, इसलिए हमने एफ डी स्टार्टिंग में छोड़ दी हो, तो हम दोबारा से ये प्रोसेस को रिपीट करेंगे टू चेक कि कोई नया एट्रीब्यूट तो नहीं ऐड हुआ। ए बी ऑलरेडी आ चुका था, ए सी सी अभी भी नहीं आया, बी ई है, तो दैट्स इट, कुछ नया एट्रीब्यूट ऐड नहीं हुआ। तो क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट बना ए बी ई। ठीक है, अब मैं चेक करती हूँ क्लोजर ऑफ एन एट्रीब्यूट ए सी। किसी का भी चेक कर सकते हैं हम, बी का, ए सी का, जिसका भी क्लोजर चेक करना है वो सारे एट्रीब्यूट्स। इसमें 2 एट्रीब्यूट हैं तो दोनों में यहाँ डाल लूंगी ए कोमा सी। अब ए लेफ्ट साइड पर है और यहाँ पर भी है, तो उसका राइट पार्ट मैं यहाँ डालूंगी, दैट वुड बी बी। अब यहाँ पर ए सी है और ए सी यहाँ पर भी है, तो मैं यहाँ डाल दूंगी डी। अब यहाँ पर गए बी, यहाँ पर भी है बी, तो यहाँ पे आ गया ई। तो ए सी का एट्रीब्यूट क्लोजर क्या बना? ए बी सी डी ई। यही 5 एट्रीब्यूट्स हमारे रिलेशन में हैं। तो अगर किसी का एट्रीब्यूट क्लोजर इस तरीके से आए कि सारे के सारे कॉलम आपके पास आ जाएं जो कि रिलेशन में हैं, तो वो कहलाएगी आपकी सुपर की। मैंने इसको सुपर की क्यों कहा, इसको कैंडिडेट क्यों नहीं कहा डायरेक्टली? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा कॉलम है। अब भी मुझे नहीं पता, हो सकता है सी अकेला ही यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा हो। ए तो मैंने चेक किया, ए का एट्रीब्यूट क्लोजर तो ए बी ई आया है, तो वो तो नहीं कर रहा। लेकिन अभी सी का मुझे नहीं पता, तो पहले मुझे सी का कंफर्म करना पड़ेगा कि वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, उसके एट्रीब्यूट क्लोजर में सारे एट्रीब्यूट्स नहीं आ रहे हैं रिलेशन के। तो उसको पहले हम चेक करेंगे। आफ्टर दैट वी कैन से दैट ए सी इज सुपर की और मिनिमम सुपर की। तो सी का हम क्लोजर निकालेंगे। सबसे पहले सी डालेंगे,
उसके अलावा कुछ है ही नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड पर सी नहीं है, ए सी है और कहीं है नहीं, तो दैट्स इट। इसका मतलब ए सी इज द मिनिमम सुपर की, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है, तो वी कैन से दैट इट इज ए मिनिमम सुपर की और कैंडिडेट की। तो इस रिलेशन आर की कैंडिडेट की क्या हुई, ए सी। तो हमने सीखा कैसे एट्रीब्यूट क्लोजर निकालते हैं और कैसे कैंडिडेट की निकालते हैं। क्लियर है? क्वेश्चंस करेंगे पेपर के अभी, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम करते हैं इनको। अभी एक और चीज बताती हूँ आपको जो काम आएगी आपको सॉल्व करने में। मान लीजिए एक रिलेशन आर है, ए बी सी डी ई, 5 एट्रीब्यूट्स हैं। इसको डिकम्पोज किया, एक में आया, डिकम्पोज नहीं करते, इसकी जो कैंडिडेट की है वो है ए बी सी, यानी तीनों एट्रीब्यूट्स मिलाकर कैंडिडेट की बना रहे हैं, और डी ई हमारे क्या होंगे, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या है इस रिलेशन में, ए बी एंड सी, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या है, डी एंड ई। अगर मैं लिखती हूं बी सी यूनिकली डिटरमाइंड ए डी, तो जब हम शॉर्टकट चेक करते हैं, प्राइम प्राइम नॉन प्राइम कैसे भी करते हैं जब चेक, तो ये बी सी आपका क्या होगा, ये पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की है हमारी ए बी सी, तो ये हो गया प्राइम एट्रीब्यूट। और ए डी क्या है, ए आपका क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है, बट डी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है। तो आप ये सोचेंगे कि अब इसको प्राइम बोले या नॉन प्राइम बोले। प्राइम एट्रीब्यूट केवल कैंडिडेट की का पार्ट हो सकता है, क्या ए डी ए बी सी का पार्ट है, नहीं। लेकिन ये ए डी हमारा राइट साइड में है, और मैंने आपको बताया था जो राइट साइड में है हम उसको डिकम्पोज कर सकते हैं। तो आई कैन राइट लाइक दैट, बी सी यूनिकली डिटरमाइन ए एंड बी सी यूनिकली डिटरमाइन डी। राइट साइड वाले को यहाँ पर कितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं हम अलग अलग लिख सकते हैं। नाउ ये प्राइम एट्रीब्यूट है एंड ये भी प्राइम एट्रीब्यूट है, और ये प्राइम एट्रीब्यूट है और ये है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो दो अलग अलग एफडीज बन गई एक एफडी से। इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको, और जब आपको चेक करना होगा ऐसे अलग अलग ही चेक करना पड़ेगा इस केस में। लेकिन अगर यहां पे होता बी डी और यहां पे होता ई, तो हम क्या कहते हैं इसको, क्योंकि B इज ए प्राइम एट्रीब्यूट एंड D इज ए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। लेकिन लेफ्ट साइड वाले एट्रीब्यूट्स को हम कभी भी अलग अलग नहीं कर सकते, ये हमेशा एक पैकेट की तरह, एक अलग डिफरेंट एट्रीब्यूट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसको हम प्राइम एट्रीब्यूट नहीं कह सकते, क्योंकि BD इज नॉट द पार्ट ऑफ ABC। राइट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बिकॉज वी कुड डिकम्पोज द एट्रीब्यूट्स, बट लेफ्ट साइड में वी कैन नॉट डिकम्पोज द एट्रीब्यूट्स, नेवर। हमेशा उसको एक पैकेट की तरह ही ट्रीट किया जाता है, BD मतलब BD दोनों मिलाकर ही। तो इस केस में दिस विल कंसीडर एज नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, और ये तो अपने आप नॉन प्राइम है ही है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ये आपका जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी चीज, जब आप कैंडिडेट की निकालेंगे तो ऐसा नहीं कि आपकी एक कैंडिडेट की निकल आई, आपने एट्रीब्यूट क्लोजर निकाला ए का और उसमें सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, एंड देन यू विल से ठीक है इट इज ए कैंडिडेट की, सो ए हमारा जो है वो प्राइमरी की है। हो सकता है आप बी का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालो तो उसमें भी सारे एट्रीब्यूट्स आ जाए, हो सकता है सी में भी आ जाए, डी एफ में आ जाए। तो आपको जितने सारे कैंडिडेट कीज पॉसिबल हैं वो सारे निकालने पड़ते हैं। तो आप सोचोगे कि ये तो बड़ा मुश्किल है, कितने कैसे पता करेंगे हम। जनरली जो भी एफडीज आपको गिवन है उसका लेफ्ट साइड में जो भी एट्रीब्यूट गिवन है आप उसका एट्रीब्यूट क्लोजर निकालें मैक्सिमम, क्योंकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है। राइट साइड में जो है वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं रहा, तो केवल जो लेफ्ट साइड में दिए हुए हैं आपको, चाहे वो ए दिया है चाहे एफसी दिया है तो आप एफसी का निकालेंगे,
सब उसका ही निकालेंगे जो लेफ्ट साइड पर है। बस इतना ध्यान रखना है, जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हैं तो उसको कैंडिडेट की बोलने से पहले आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। मान लिया FC था लेफ्ट साइड पर, आपने उसका एट्रीब्यूट क्लोजर निकाला, उसमें सारे कॉलम्स आ गए, तो आप F को अलग से चेक करेंगे, C का एट्रीब्यूट क्लोजर अलग से चेक करेंगे। अगर वो इंडिविजुअली नहीं आ रहे हैं सारे एट्रीब्यूट्स उनमें, देन यू कैन से दैट FC इज ए कैंडिडेट की। चलो करेंगे पेपर के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं लास्ट ईयर के पेपर के क्वेश्चंस नेट के। ये क्वेश्चन है जून 13 में भी आया था और मैंने देखा जून 18 में भी आया हुआ था। हाँ, तो इसमें क्या दिया है आपको, एक रिलेशन है R जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं A, B, C एंड D, where domains of A, B, C, D include only atomic values। क्यों दी हुई है एटॉमिक वैल्यूज? क्योंकि ये बताने के लिए कि इट इज इन फर्स्ट NF। फर्स्ट NF में आप अज्यूम भी करेंगे हमेशा until and unless वो स्पेसिफिकली नहीं बोलता कि इट हैज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, इट हैज कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, जब तक वो स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा। यहाँ तो इसने एटॉमिक दे दिया, अगर एटॉमिक नहीं भी दिया होता स्टिल यू विल अज्यूम इट इज इन फर्स्ट NF। तो इसने ये बोल दिया कि A, B, C, D एटॉमिक वैल्यूज हैं। उसके बाद जो FDs आपको गिवन है वो कौन कौन सी हैं? A यूनिकली डिटरमाइन C एंड B यूनिकली डिटरमाइन D, ये दो FDs हैं। अब आपसे पूछा है ये कौन सी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। जो आपके पास ऑप्शन है वो है, पहली है इन फर्स्ट NF बट नॉट इन सेकंड NF, और सेकंड ऑप्शन है इन सेकंड NF नॉट इन थर्ड NF, एंड जो थर्ड है ऑप्शन वो है इन थर्ड NF एंड D है इन फर्स्ट NF। ठीक है, ये ऑप्शंस है। फर्स्ट NF में तो है ही, तो आप D नहीं लिख दोगे कि मुझे पता है फर्स्ट NF में है तो D लिख दो। आपको सेकंड NF भी चेक करना है कि वो सेकंड NF में है या नहीं है। सेकंड NF का शॉर्टकट क्या था? वायलेशन का शॉर्टकट, इधर था प्राइम एट्रीब्यूट और राइट साइड में था नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो हमें पहले पता होना चाहिए प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। प्राइम एट्रीब्यूट कैसे पता लगेंगे? जब हमें पता होगी इसकी कैंडिडेट की। तो मैंने कहा था जो लेफ्ट साइड पे एट्रीब्यूट है उसका एट्रीब्यूट क्लोजर निकालें आप। A का एट्रीब्यूट क्लोजर क्या आएगा? A डालेंगे खुद, A यहाँ पर है तो उसका राइट साइड भी डालेंगे यानी C, AC, कहीं और कुछ है नहीं तो एट्रीब्यूट क्लोजर हुआ AC। B का एट्रीब्यूट क्लोजर क्या होगा? B डाला, B है तो D डाला, BD और कुछ नहीं डाल सकते तो इसका एट्रीब्यूट क्लोजर और BD। तो A और B इंडिविजुअल लेवल पर तो नहीं है, तो क्या करेंगे, अब ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे एट्रीब्यूट्स को, यानी कि A एंड B का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालेंगे। A, B जो भी है वो तो डाल ही लेंगे। अब A है यहाँ पर तो C भी डाल देंगे, B लेफ्ट साइड पर है और यहाँ पर B है तो D भी डाल देंगे। तो ABCD सारे के सारे, ये बहुत ध्यान रखना है, वो मैं आगे दिखाऊंगी। कई बार यहाँ पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट होता है और वो एट्रीब्यूट यहाँ कहीं फंक्शनल डिपेंडेंसी में होता ही नहीं, तो वो आपको केयरफुल रहना है कि यहाँ पे 4 एट्रीब्यूट्स हैं और यहाँ पर भी 4 एट्रीब्यूट्स हैं, सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो रिलेशन में हैं, तभी आप कहेंगे AB क्या है, कैंडिडेट की। क्या कोई और कैंडिडेट की हो सकती है? नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड पर A एंड B के अलावा कुछ है नहीं, और A और B मैंने इंडिविजुअली भी चेक कर लिए थे, तो बिल्कुल परफेक्ट है। AB इज द मिनिमम सुपर की यानी कि कैंडिडेट की। तो AB अगर कैंडिडेट की है तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हुए? A एंड B प्राइम एट्रीब्यूट हुए एंड C एंड D नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हुए। तो A क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट। ये कंडीशन मैच कर गई, अगर मैच कर गई देन आई विल गो फॉर दिस वन। C क्या है? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। ये कंडीशन मैच कर गई, इसका मतलब आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, आई कैन डायरेक्टली से इट इज नॉट इन टू NF। तो जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि इट इज इन 1 NF बट नॉट इन सेकंड NF। क्लियर है? सिंपल। आपको प्राइम एट्रीब्यूट एंड नॉन प्राइम एट्रीब्यूट निकाल के निकालना है।
तो 2-3 बार आया सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई द मिनिमम की फॉर द रिलेशन स्कीमा। इसमें कैंडिडेट की पूछी है, मिनिमम की मतलब कैंडिडेट की। ये भी पेपर का ही क्वेश्चन है। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो आपको गिवन है वो है ये, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। तो मिनिमम की आपको निकालनी है, तो पहले हम निकाल लेंगे ए प्लस, क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर है। तो ए है तो बी है तो सी, ए सी तो डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब यहाँ पर ई भी था, लेकिन आप देखोगे किसी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी में ई कहीं भी नहीं है। तो कुछ भी हम कर लें, किसी का भी क्लोजर ले लें, यहाँ पर ई तो कभी आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं ए के साथ ई ऐड कर दूं और उसका एट्रीब्यूट क्लोजर लूं, तो स्टार्टिंग में क्या डालना पड़ेगा, ए कोमा ई, क्योंकि ए यहाँ पर है। बाकी ए का जो था वो सेम आएगा, बी सी डी। अब आगे सारे कॉलम्स ए बी सी डी ई। सो इसका मतलब ए ई अपने आप में हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें है ही नहीं। ई प्लस निकालेंगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, ई आएगा केवल। तो ए ई हमारा क्या बनता है, कैंडिडेट की। एक कैंडिडेट की तो ए ई बन गई। कोई और भी ट्राई कर लेते हैं। बी ई निकालना पड़ेगा, किसी का भी निकालेंगे, इंडिविजुअल तो आएगा नहीं ई के बगैर। तो बी कोमा ई, बी है तो सी, बाकी तो नहीं आएगा कुछ। ठीक है, ए सी भी नहीं आ सकता, ए सी के साथ ई ऐड करना पड़ेगा। बट अगेन वो फिर सुपर की होगा, मिनिमम कैंडिडेट की नहीं होगा, क्योंकि सी एक्स्ट्रा कॉलम हो गया, बिकॉज ए इज द कैंडिडेट की। तो ए सी ई तो सुपर की हो सकता है, बट इट कैन नॉट बी मिनिमम की। तो आंसर वुड बी ए ई। तो इसका आंसर मिनिमम की क्या आएगा, ए एंड ई। दैट वुड बी द आंसर। ठीक है, किसी को कोई इश्यू हो तो प्लीज पूछो। एक और करते हैं। पांच कॉलम है, ए बी सी डी एंड ई। और जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो है ये, आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। और क्वेश्चन है व्हाट आर द एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ ए एंड ई। ए का एट्रीब्यूट क्लोजर पूछा है आपसे, एंड ई का एट्रीब्यूट क्लोजर पूछा है। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कुछ कुछ ऑप्शंस आपको दी हुई है। तो बिल्कुल सिंपल है। ए है तो ए लिख लेंगे हम, क्योंकि ए का निकालना है। अब ए लेफ्ट साइड पर है तो यहाँ पर डालेंगे बी लेफ्ट साइड पर है और यहाँ पर भी है तो डालेंगे सी। ए सी यहाँ पर है तो डालेंगे डी। तो ए का एट्रीब्यूट क्लोजर हो गया ए बी सी डी, दैट्स इट। बाकी हम रिपीट भी करते हैं, तो कुछ और ऐसा है नहीं कि डी बाद में आया और लेफ्ट साइड में हो, नहीं ऐसा कुछ है नहीं। तो ए बी सी डी रहेगा। ई का एट्रीब्यूट क्लोजर चेक करते हैं, ई लेफ्ट साइड पर है ही नहीं, तो दैट्स इट। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2017 का, नवंबर का। इसमें जो है रिलेशन आर में जो कॉलम है वो है ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच।
ठीक है। ईच एट्रीब्यूट इज एटॉमिक, और जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको गिवन है वो है ये आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है। आपसे अगेन वही पूछा है इन 1NF बट नॉट इन सेकंड NF, सेकंड NF बट नॉट इन थर्ड NF, तो आपको बताना है इसकी कौन सी नॉर्मलाइज्ड फॉर्म होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट क्लोजर निकाल के कैंडिडेट की निकालेंगे। ठीक है, ए बी 1 2 3 4 ABCDEFGH, डी नहीं है, राइट। आप देखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी में कहीं भी डी नहीं है, तो ये आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि कौन सा एट्रीब्यूट ऐसा है जो फंक्शनल डिपेंडेंसी में है ही नहीं, क्योंकि वो तो आपको ऐड करना ही करना पड़ेगा कैंडिडेट की निकालने के लिए। अब CH का मैं एट्रीब्यूट क्लोजर निकालूंगी तो क्या आएगा, CHG, बस। तो ये तो नहीं है कैंडिडेट की। मैं लेफ्ट साइड वाला चल रही हूँ पहले। अगर CH आ जाती तो मैं C और H को अलग अलग ट्राई कर लेती, लेकिन आया ही नहीं तो ठीक है। A को चेक करते हैं, A B C BC है, B है तो हम CFH डालेंगे, और F है तो EG डालेंगे, E है तो A डालेंगे, A है। तो आप देखेंगे सब आ गए एक्सेप्ट D, D तो आ ही नहीं सकता, तो इसका कैंडिडेट की बन गया AD प्लस AD। AD इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। बट हम यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, हो सकता है B के साथ भी निकल आए, BD भी निकल आए, तो हमें B को भी ट्राई करना पड़ेगा। B D को ही ट्राई करेंगे क्योंकि D तो आपको हर हालत में डालना ही पड़ेगा। B है तो CFH, CH है तो G, आगे सब कुछ बचा है क्या, CH है तो G, अच्छा अभी A नहीं आया ना, F है तो EG, G है ही, E है तो E। साहब सबके लेफ्ट साइड में जो भी है उसका राइट साइड में आपको डालना पड़ता है। तो अब सब आ गए हैं। अच्छा D मैंने पहले डाल दिया था, ठीक है। तो इसमें भी BD भी आपका क्या बन गया कैंडिडेट की, तो AD भी कैंडिडेट की बन गया, BD भी कैंडिडेट की बन गया। और देखते हैं E, देखते हैं ED। लेफ्ट साइड वाले सारे चेक करने पड़ेंगे आपको। ED E है तो A, CH से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, वैसे मैं बीच बीच में कर रही हूँ कंफ्यूज हो जाओगे। CH से स्टार्ट करना चाहिए, CH नहीं है तो A है तो BC, B है तो CFH, C ऑलरेडी है तो F एंड H डाल देते हैं। E है तो A ऑलरेडी है, F है तो EG ऑलरेडी है, ठीक है। अब दोबारा ऊपर जाते हैं, CH है तो G, सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, इतने ही थे। तो यानी ED भी आपकी कैंडिडेट की है। अब आप निकालेंगे F। सबसे टॉप वाली FD से स्टार्ट करते हैं। CH नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, A नहीं है, B नहीं है, E नहीं है, F है तो EG। फिर दोबारा टॉप पे आएंगे, CH नहीं है, A नहीं है, B नहीं है, E है तो A, F है
EGB है तो सही है। दोबारा आएंगे, CH नहीं है, A है तो BC, B है तो CFH, E है तो A जो कि अलड़ी है, F है तो EG जो अलड़ी है, एंड CH है तो G। सब आ गए आई थिंक। तो FDB, तो बेसिकली AD, BD, ED एंड FD, दीज आर द कैंडिडेट कीज। तो इसमें आपका जो है प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से बने? A, D, B, E, F, ये बन गए प्राइम एट्रीब्यूट। और बाकी क्या क्या बचा? C, G, H, ये आपके बने नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो अगर आप खाली A डालकर छोड़ देते, AD को बोल देते कैंडिडेट की, बाकी छोड़ देते, तो आपको क्या लगता कि केवल A एंड D आर द प्राइम एट्रीब्यूट्स? बट ये सब है प्राइम एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो अब हम चेक करेंगे कि ये कौन सी फॉर्म में है, सेकंड NF में है या थर्ड NF में है। अब CH नॉन प्राइम है, तो पहले तो सेकंड NF चेक करनी है, तो प्राइम देखना है हमें, तो A प्राइम है, यस। अब इधर आया BC, अब BC में B प्राइम है एंड C क्या है आपका? नॉन प्राइम। तो A यूनिकली डिटरमाइन B एंड A यूनिकली डिटरमाइन C, क्योंकि ये राइट साइड पर है, इसको हम ऐसे डिकम्पोज कर सकते हैं। तो ये प्राइम, ये तो सही है, ये प्राइम और ये नॉन प्राइम, ये गलत है। याद है ना सेकंड NF की शॉर्टकट, प्राइम नॉन प्राइम नहीं हो सकता। तो यहीं पर आप स्टॉप हो जाएंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली यू विल से इट इज नॉट इन सेकंड NF, इट इज ओनली इन वन NF। तो आंसर है इन फर्स्ट NF बट नॉट इन सेकंड NF, यही इसका आंसर है। तो मेहनत जो सारी लगी वो लगी कैंडिडेट की निकालने में, बाद में तो निकालना बहुत आसान है। दिसंबर 14 का क्वेश्चन है ये, पेपर 2 का। दिसंबर 14 में आया था, पेपर 2 में, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसमें भी आपको रिलेशन आर दिया हुआ है, इसमें 4 कॉलम है, A, B, C एंड D। और जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको गिवन है वो है AB यूनिकली डिटरमाइन C एंड AB यूनिकली डिटरमाइन D एंड C यूनिकली डिटरमाइन A एंड D यूनिकली डिटरमाइन B। अगेन आपको ये बताना है कि कौन सी नॉर्मल फॉर्म में ये है। तो फिर वही काम करते हैं, हम कैंडिडेट की निकालते हैं। सबसे पहले AB प्लस करते हैं, A, B, AB है तो C, AB है तो D, C है तो A अलड़ी है, ठीक है। तो AB तो है, लेकिन इंडिविजुअली A और B को चेक करना पड़ेगा, ताकि कोई एक्स्ट्रा कॉलम तो नहीं है। A कुछ और आ नहीं रहा, तो ये तो नहीं है। B का एट्रीब्यूट क्लोजर चेक किया, B कुछ और है नहीं, तो नहीं है। तो यानी कि AB तो हमारी कैंडिडेट की सही है। अब जो है हम चेक करेंगे C का। C का एट्रीब्यूट क्लोजर क्या आया? C एंड A, उसके अलावा कुछ और आ नहीं सकता, तो ये भी नहीं है। D का चेक करेंगे, D एंड B, ये भी नहीं है। क्लियर? लेकिन C D एक साथ तो हो सकते हैं, तो C D का ट्राई करते हैं। लेफ्ट साइड पे जो है मैं केवल उनको ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि वही हो सकते हैं बस। तो C, D, अब C है तो A होगा एंड D है तो B है, तो C D भी है। तो दो कैंडिडेट की है, A B एंड C D। तो प्राइम एट्रीब्यूट्स क्या बने? A B C D, चारों के चारों क्या है? प्राइम एट्रीब्यूट्स हैं, सारे पार्ट हैं किसी ना किसी कैंडिडेट की के। तो 2NF में तो होगा ही होगा, क्योंकि 2NF में जो है हमें इधर प्राइम एट्रीब्यूट चाहिए और इधर चाहिए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट।
ये क्या है, ए बी प्राइम एट्रीब्यूट, सी बी प्राइम, सारे ही प्राइम एट्रीब्यूट है, तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट तो कभी आएगा ही नहीं, तो इट इज इन टू एन एफ, सेकेंड एन एफ में तो है ही, थर्ड एन एफ में भी होगा ही, क्योंकि थर्ड एन एफ में क्या होता है शॉर्टकट नॉन प्राइम, लेकिन ये तो सारे ही प्राइम है, तो थर्ड एन एफ में भी है। अब थर्ड एन एफ के बाद क्या आता है हमारा बी सी एन एफ। बी सी एन एफ क्या कहता है कि x uniquely determines A, then x should be the super key of R। सुपर की होना चाहिए, तो हमारे पास दो आई कीज, एक आई ए बी और एक आई सी डी। क्या ए बी सुपर की है? यस। क्या ए बी सुपर की है? यस। क्या सी सुपर की है? नहीं। इट इज अ पार्ट ऑफ द सुपर की, इट इज अ पार्ट ऑफ द कैंडिडेट की, बट इट इज नॉट ए सुपर की, तो यहाँ ये गलत हो गया, तो इट इज नॉट इन बी सी एन एफ। तो थर्ड एन एफ तक सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, बेस्ट नॉर्मल फॉर्म इसकी क्या आएगी, थर्ड एन एफ। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने बार बार आपको यही कहा कि कैंडिडेट कीज सोचना सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बहुत इजी है जब आपको प्राइम एट्रीब्यूट्स पता लग जाएंगे। बट आप गलती कहाँ करेंगे, अगर आप सारी की सारी कैंडिडेट कीज फाइंड आउट नहीं करेंगे, और उसका केवल एक ही तरीका है, जितनी लेफ्ट साइड की हैं उन सब का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालिए, सिंगल एट्रीब्यूट है तो उनको कंबाइन भी करके देखिए कि क्या वो सारे एट्रीब्यूट क्लोजर में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा थ्योरेटिकल है, दिसंबर 2016 में आया था। क्वेश्चन क्या है कि रिलेशनल डेटाबेस स्कीमा नॉर्मलाइजेशन इज नॉट फॉर। नॉर्मलाइजेशन में क्या नहीं होता, ये नोट वर्ड जरूर डालते हैं नेट में, ज़्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं, वो मिस कर देते हैं नोट वर्ड को। नॉर्मलाइजेशन जब हम करते हैं तो क्या नहीं हम चेक करते हैं या क्या नहीं होता उसमें। ऑप्शंस मैं पढ़ती हूँ आपके आगे। फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ जॉइंस रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ए क्वेरी, यानी कि जितने जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या नंबर ऑफ जॉइंस को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं। क्या मैंने कभी आपको ये बोला नॉर्मलाइज करते हुए कि जब हम ब्रेक करें तो कम से कम डिकम्पोजिशन होनी चाहिए ताकि जॉइंस कम से कम हो? ऐसा तो कुछ नहीं था। लॉसलेस जॉइन की जरूर बात की, जो कि क्या कहता था एक कॉमन कॉलम होना चाहिए और वो प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ये बात की। नंबर ऑफ जॉइंस के बारे में बात नहीं की, तो ये तो मतलब गलत है नॉर्मलाइजेशन के लिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है क्योंकि नोट वर्ड था। सेकंड है एलिमिनेटिंग अनकंट्रोल्ड रिडंडेंसी ऑफ डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। हाँ, ये हमने बात की थी जब आपको गाइडलाइंस पढ़ाई थी, तब भी मैंने कहा था कि रिडंडेंसी को मिनिमाइज करना इज वन ऑफ द टास्क ऑफ नॉर्मलाइजेशन, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है एलिमिनेटिंग द एनोमलीज, ये भी मैंने आपको बताई थी, इंसर्शन अपडेशन डिलीशन, ये एनोमलीज को मिनिमाइज करना, ये भी पार्ट है नॉर्मलाइजेशन का, ये भी सही है। एंड नेक्स्ट है इंश्योरिंग दैट एफडीज आर इन्फोर्स्ड, फंक्शनल डिपेंडेंसी इन्फोर्स्ड है। हाँ, हम बिल्कुल 100% 5 NF तक नहीं लेके जाते, बट समहाउ वी ट्राई टिल थर्ड NF की फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी रहे प्रिजर्व, तो ये भी कहीं ना कहीं पार्ट है नॉर्मलाइजेशन का। तो जो ओनली आंसर जो कि नॉर्मलाइजेशन का पार्ट नहीं था वो ये था कि नंबर ऑफ जॉइंस को कम से कम करना, वो हमने कभी भी इस बारे में बात नहीं की, तो दैट वुड बी द राइट आंसर इन दिस केस। क्लियर? अब ये सब हमने बात की नॉर्मलाइजेशन की। एक क्वेश्चन और वो पूछते हैं पेपर में कि आपको डिकम्पोजिशन दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे क्या फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड है, क्या लॉसलेस जॉइन है या नहीं है। तो फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग आई एम टॉकिंग अबाउट लॉसलेस जॉइन में मैंने आपको सिंपल इतना बताया कि एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जब आप डिकम्पोज करो, और वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो एक टेबल में प्राइमरी की हो और दूसरी टेबल का क्या बन जाएगा, वो फॉरेन की, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा टपल हमारे पास ना आए। अगर वो प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ सकती है। इस टॉपिक पे मैंने एक अलग से अपनी यूट्यूब वीडियो बनाई हुई है, मैं आप सबको वो लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी, आप उसको देख लेना, लॉसलेस जॉइन का। उसमें मैंने पूरा एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है
कि क्यों प्राइमरी की एंड फॉरेन की का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या इश्यू आएगा। ठीक है, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है लॉसलेस जॉइन के लिए। फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन का तो आपको पता है कि अगर जितने भी एट्रीब्यूट्स किसी पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी में हैं वो सेम टेबल में होने चाहिए। जैसे ए यूनिकली डिटरमाइन बी, अगर ए बी अलग अलग टेबल में चला जाएगा, जैसे एस टी यू वी के केस में हुआ था, कुछ कॉलम अलग अलग टेबल में चले गए तो फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व होगी ही नहीं। अगर सेम कॉलम में है ए एंड बी एंड सी एंड डी अलग अलग टेबल में जाएं, लेकिन सेम यानी कि ए यूनिकली डिटरमाइन बी है, सी यूनिकली डिटरमाइन डी है, तो अगर ए बी एक टेबल में है, सी डी एक टेबल में है, तो हम कहेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व्ड है, क्योंकि डिकम्पोजिशन के बाद भी दोनों एग्जिस्ट करती हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन तो निकालना आसान है। लॉसलेस जॉइन कैसे निकालते हैं हम, कि लॉसलेस जॉइन है या नहीं है। लॉसलेस जॉइन के लिए हमें दो चीज़ें चेक करनी पड़ती है। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि कॉमन कॉलम होना चाहिए कोई ना कोई। अगर कॉमन कॉलम नहीं है तो आप बिना देखे बोल दोगे कि इट इज नॉट ए लॉसलेस जॉइन, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कॉमन कॉलम मिल जाता है, मान लिया सी इज द कॉमन कॉलम, उसमें ए सी है, उसमें बी सी है, तो सी इज द कॉमन कॉलम, तो सी शुड बी द प्राइमरी की ऑफ वन ऑफ द टेबल। तो जो कॉमन कॉलम है वो जो क्या होना चाहिए, प्राइमरी की होना चाहिए। कॉमन कॉलम शुड बी द प्राइमरी की इन वन टेबल। अपने आप अगर कॉमन है और एक टेबल में प्राइमरी है तो दूसरे का वो फॉरेन की बन जाएगा। तो जब ये दो कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तभी आप कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन सेटिस्फाइज द लॉसलेस जॉइन कंडीशन। ठीक है, इसी कुछ क्वेश्चन है पेपर में आए थे जो वो बचा है। जून 17, अच्छा ये जून 12 में आया, जून 17, जनवरी 17 में आया और 18 में आया। ये सेम क्वेश्चन 3 बार आ चुका है अब तक। ये क्या कहते हैं क्वेश्चन कि एक रिलेशन है आर जिसमें 4 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी एंड डी, और फंक्शनल डिपेंडेंसी है ए यूनिकली डिटरमाइन बी एंड सी यूनिकली डिटरमाइन डी, and we decompose this relation R into R1 which has attribute A and B and R2 which has attribute C and D. Now question is क्या ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है और क्या ये लॉसलेस जॉइन है। ऑप्शंस है A डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बट नॉट लॉसलेस जॉइन, सेकंड है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस जॉइन, थर्ड है लॉसलेस जॉइन बट नॉट डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड फोर्थ है लॉसलेस जॉइन। तो बेसिकली सारे कॉम्बिनेशन हमें ट्राई करने हैं। तो ये डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है या नहीं है। अब एक फंक्शनल डिपेंडेंसी ये है, दूसरी ये है, तो एक फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए मुझे ए एंड बी सेम टेबल में चाहिए, वो सेम टेबल में है, ए यूनिकली डिटरमाइन बी, एंड सी एंड डी मुझे दूसरे टेबल में चाहिए थे, सी एंड डी दूसरी टेबल में है। तो उसके अलावा कोई और फंक्शनल डिपेंडेंसी है नहीं, तो दोनों की दोनों मेरी जो पहले थी वो अभी भी है, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्व तो है, तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो सही हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लॉसलेस जॉइन। लॉसलेस जॉइन की फर्स्ट कंडीशन क्या थी, कॉमन कॉलम होना चाहिए। क्या इनमें कोई कॉमन कॉलम है, नहीं, तो कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली वी से इट्स नॉट ए लॉसलेस जॉइन। तो इसका आंसर होगा डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग बट नॉट लॉसलेस जॉइन। ठीक है, 3 बार अभी तक आ चुका है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हालांकि बहुत सिंपल था। एक दो क्वेश्चन और करते हैं लॉसलेस जॉइन के। डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग तो क्वाइट सिंपल है कि अगर सेम टेबल, आप सब सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी चेक कर लीजिए, अगर किसी ना किसी टेबल में वो एग्जिस्ट कर रही है तो फाइन। ठीक है, पहला तो यही था। अब मैं लेती हूँ एक रिलेशन आर, आपको दिया हुआ एक रिलेशन आर और उसको डिकम्पोज कर दिया 2 एट्रीब्यूट्स में, ए कोमा बी एंड R2 है ए कोमा सी, दैट्स इट।
इतना गिवन है, एक रिलेशन R है एंड वी डिकम्पोज इट इनटू R1 एंड R2 एंड क्वेश्चन इज क्या ये कुछ नहीं दिया हुआ है, FD वेफडी कुछ नहीं, सिंपल आपसे पूछा कि क्या ये लॉसलेस ज्वाइन है। आप देखेंगे कॉमन कॉलम तो है A, लेकिन कोई FD गिवन नहीं है, कुछ बताया नहीं कि A प्राइमरी की है या नहीं है, हमें तो कुछ गिवन नहीं है, तो वी कांट अज्यूम कि A प्राइमरी की है, तो वी से इट्स नॉट ए लॉसलेस ज्वाइन। वी कांट अज्यूम एनीथिंग, जब तक हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दी जाती, हम नहीं बता देते कि A इज द प्राइमरी की, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। तो क्योंकि कॉमन तो था लेकिन A प्राइमरी की नहीं है, हमें नहीं पता है या नहीं है, तो इट इज एक रिलेशन है R जिसमें है 5 कॉलम A B C D एंड E। डिकम्पोजिशन इज सच दैट R1 इज A B D and R2 is A C D E। हमें बताना है कि क्या ये डिकम्पोजिशन जो है वो लॉसलेस है या नहीं, और जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज आपको गिवन है वो है AD यूनिकली डिटरमाइंस B, C यूनिकली डिटरमाइंस DE, B यूनिकली डिटरमाइंस AE एंड AE यूनिकली डिटरमाइंस C। तो हमें केवल लॉसलेस ज्वाइन बताना है। लॉसलेस ज्वाइन के लिए क्या था, सबसे पहले हम क्या चेक करते थे कि कोई कॉमन कॉलम होना चाहिए, तो कॉमन कॉलम तो है, कौन कौन से हैं, एक तो A है, एक है D, एक हम दोनों को भी बना सकते हैं AD। और जो कॉमन कॉलम है वो प्राइमरी की होना चाहिए एक टेबल में, तो हम A का एट्रीब्यूट क्लोजर चेक करेंगे इस टेबल के लिए कि क्या A इसका प्राइमरी की है। तो इस R1 में कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड रहेंगी, ये वैलिड रहेगी, ये वैलिड नहीं रहेगी क्योंकि C इसमें है ही नहीं, ये भी नहीं वैलिड रहेगी क्योंकि E इसमें है नहीं, और ये भी वैलिड नहीं रहेगी, केवल एक यही फंक्शनल डिपेंडेंसी इसमें वैलिड रहेगी। तो हम A प्लस यानी का A का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालते हैं तो कुछ नहीं आएगा, किसी में भी नहीं आएगा, ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा A का एट्रीब्यूट क्लोजर, क्योंकि लेफ्ट साइड पर A है नहीं। ऐसे ही D का भी एट्रीब्यूट क्लोजर ना इसमें आएगा ना इसमें आएगा। ओनली थिंग AD प्लस हम निकाल सकते हैं, AD का एट्रीब्यूट क्लोजर निकालेंगे तो क्या आएगा फॉर दिस टेबल A कोमा D। अब केवल ये फंक्शनल डिपेंडेंसी वैलिड है, B आ जाएगा, बस B। तो इस रिलेशन में ये तीन ही एट्रीब्यूट थे, तो इसका मतलब क्लियर है कि जो AD है वो इस रिलेशन की क्या है, प्राइमरी की, और वो AD इस रिलेशन में भी है, इसकी क्या होगी, फॉरेन की। तो दोनों कंडीशन हमारी मीट हो रही है, कॉमन कॉलम की भी एंड प्राइमरी की एंड फॉरेन की कम्बिनेशन की भी। इसका मतलब जो हमारा ये डिकम्पोजिशन है ये लॉसलेस ज्वाइन है।